हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी दबा दें। और हाँ, लाइक, शेयर और कमेंट लिखना भी ना भूलें। नमस्कार, वेलकम टू खुराना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी खुश होंगे। बात कर रहे थे शिक्षण पद्धतियों के बारे में, शिक्षण विधियों के बारे में, टीचिंग मेथड्स के बारे में। तो रीट के अंतर्गत और सी टेट के अंतर्गत या कोई भी स्टेट टेट हो, सबके अंतर्गत ये शिक्षण विधियाँ साइकोलॉजी या पेडागोजी के अंतर्गत अपनी भूमिका बहुत ज़्यादा निभाती हैं। 50% रोल होता है इन शिक्षण विधियों का, आप लोग याद रखें। 50% रोल होता है प्रत्येक सब्जेक्ट के अंतर्गत। शिक्षण विधियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। आप लोग इन सभी शिक्षण विधियों को बारीकी से पढ़ें। और अब तक हम बहुत सारी वीडियोज़ शिक्षण विधियों के ऊपर डाल चुके हैं, प्रत्येक को आप लोग देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको सभी वीडियोज़ की लिंक एक साथ ही प्रोवाइड करवा दूंगा, प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और उनकी PDF यदि आपको चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लोग उससे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, आज हम बात करेंगे किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के बारे में। तो इसके जनक कौन थे, ये आप लोग सबसे पहले बात आती है या जान लेना चाहिए इसके बारे में कि इसका जो प्रतिपादक था किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति का, वो थे फ्रेडरिक फ्रॉवेल साहब। तो फ्रेडरिक फ्रॉवेल जो थे वो 1782 में उनका जन्म हुआ और 1852 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। अब उनके जीवन परिचय के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं, विधि को स्टार्ट करने से पहले। तो देखिए, फ्रेडरिक फ्रॉवेल का जन्म दक्षिणी जर्मनी के ओबरबीस पवास नामक स्थान पर 21 अप्रैल 1782 ईस्वी को हुआ था। जब फ्रॉवेल 9 वर्ष के थे तब उनकी माँ का देहांत हो गया। उनके पिता एक पादरी थे और पिता की उपेक्षा ने फ्रॉवेल को आत्मनिष्ठ बना दिया, निष्ठुर बना दिया। पढ़ाई में वह एक अच्छा विद्यार्थी नहीं बन सका। जब 15 वर्ष की आयु में उसे एक वन रक्षक के साथ कार्य करने का मौका मिला, परंतु उसे भी उन्होंने छोड़ दिया। उसे प्रकृति से प्रेम हो गया और 17 वर्ष की आयु में उसने अपने भाई के साथ जैना विश्वविद्यालय में प्रवेश पा लिया, लेकिन धन के अभाव के कारण वहाँ भी वो अच्छे तरीके से अध्ययन नहीं कर पाई। और सन 1813 ईस्वी में वो सेना में जाकर के भर्ती हो गए और पुनः 1814 ईस्वी में खनिज विज्ञान के अध्यापक के पद पर उन्होंने बर्लिन म्यूजियम में काम किया था। वहाँ पे जाकर के वो नियुक्त हो गए और धीरे धीरे वे मेधावी होने की प्रामाणिकता प्राप्त करने लगे। कौन? फ्रॉवेल साहब। और सन 1817 ईस्वी में कीलहाउ नामक स्थान पर उसने एक विद्यालय की स्थापना की। तो ये पॉइंट आप लोग याद रख लें। यहाँ से प्रश्न काफ़ी बार पूछे जाते हैं किंडरगार्टन पद्धति में कि उन्होंने कीलहाउ नामक स्थान पर एक विद्यालय की स्थापना की 1817 ईस्वी में, और उनकी शादी हुई थी 1826 ईस्वी में। उनकी पत्नी का नाम आप लोग याद रख लें, विल्हेमिना हॉप सिस्टर नामक युवती से उनकी शादी हो गई और वो एक धनवान पत्नी थी, वो एक धनवान लड़की थी। अतः धन का अभाव उनके वहाँ पर कम हो गया, यानी वो अमीर हो गए। और पत्नी जब बीमार ज़्यादा रहने लगी, इसी बीच उसने मनुष्य की शिक्षा पर एक पुस्तक लिखी। बाद में कीलहाउ से जर्मनी वापस लौटे और विद्यालय से पूर्व की शिक्षा पर वो कार्य करने लग गए। 1837 ईस्वी में उन्होंने किंडरगार्टन की स्थापना की और संपूर्ण अपनी युवा अवस्था किंडरगार्टन पद्धति या व्यवस्था के अंतर्गत व्यतीत कर दिया। और 1852 ईस्वी के अंतर्गत उनका क्या हो गया? स्वर्गवास हो गया। और मृत्यु की समय उनकी उम्र 70 वर्ष की थी, यानी कि वो 70 वर्ष की उम्र जी करके इस पृथ्वी से स्वर्गलोक से धार गई। अब बात करते हैं हम फ्रॉवेल के दार्शनिक सिद्धांतों की। फ्रॉवेल साहब के दार्शनिक सिद्धांत कौन कौन से थे? तो देखिएगा, फ्रॉवेल पर कमेनियस, रूसो, पेस्टोलॉजी जैसे मनोवैज्ञानिकों का काफ़ी प्रभाव था। फ्रॉवेल ने प्रमुखतः इस बात का निरीक्षण बहुत ही विशेषकर ध्यान से किया कि उत्पादक की क्रियाएं कितनी सजग होती है। बालक उत्पादन करते समय किन किन आत्म प्रेरित विधियों का प्रयोग करते हैं,
फ्रॉवेल बालकों पर अध्ययन का अत्यंत जिज्ञासु कौन थे? विचारक थे। बहुत ज़्यादा वो बच्चों पर गहन अध्ययन करते थे। फ्रॉवेल बालकों पर अत्यधिक गहन जिज्ञासु विचारक थे। फ्रॉवेल ने पाठशाला को बाग, शिशु को पौधा कहा और शिक्षक को माली कहा। ये उनके पॉइंट्स हैं, आप लोग ये याद रख लें। उन्होंने ये परिभाषा बताई थी कि उन्होंने क्या कहा कि पाठशाला को तो बाग बनाया, पौधे, शिशु को पौधा बनाया और शिक्षक को माली बनाया। कि एक माली, शिक्षक रूपी माली पौधे रूपी शिशु को बाग रूपी पाठशाला में अध्ययन करवाता है या कुछ अधिगम सिखाता है, जीवन का विकास करवाता है। इसलिए एरोवुड ने लिखा है कि सत्य तो यही है कि इस कथन के समर्थन में उन्होंने बहुत कुछ कहा। यानी एरोवुड ने कहा भाई जो भी फ्रॉवेल साहब ने कहा है वो बिल्कुल सत्य है। और उनके समर्थन में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सहमत की कि फ्रॉवेल शिक्षा जगत के अत्यधिक मौलिक और वैज्ञानिक सुधारक भी थे। फ्रॉवेल के दार्शनिक सिद्धांत निम्नलिखित हैं। अब उनकी हम बात करते, देखिएगा। 2 सिद्धांत थे उनके। पहला था एकता का सिद्धांत। उन्होंने इस सिद्धांत में बताया कि फ्रॉवेल एकता के सिद्धांत को मानता था। उसके अनुसार एकीकरण के बिना किसी भी कार्य का निर्माण एवं रचना संभव नहीं है। अतः शिक्षा स्वयं के एकीकरण का सूक्ष्म स्वरूप है। संपूर्ण ज्ञान एकता पर आधारित है। जहाँ एकता नहीं होती वहाँ अज्ञानता है, अंधकार है। अतः शिक्षा का प्रथम सिद्धांत क्या है? एकतामयी होना। एकता का प्राथमिक सिद्धांत यही है। दूसरा सिद्धांत उन्होंने बताया विकास का सिद्धांत। तो विकास के सिद्धांत में उन्होंने बताया फ्रॉवेल के अनुसार विकास जीवन की प्रथम आवश्यकता है। अतः विकास का सिद्धांत एकता के बाद तुरंत ही सामने दिखाई देता है। समस्त दृष्टि में या सृष्टि में एकता है और इसलिए ये विकास होगा। भाई संपूर्ण जो सृष्टि है उसमें एकता होगी तो ही जाकर के विकास संभव है। प्रत्येक जीवधारी क्रियाशील है और क्रियाशीलता ही विकास की जनक है। फ्रॉवेल के अनुसार संपूर्ण मानवीय जीवन गत्यात्मक है, यानी कि गतिशील है, डायनामिक स्थिति में है। फ्रॉवेल के अनुसार विकास मनुष्य की आत्म प्रेरित अनिवार्य क्रिया है और यह सदैव मनुष्य के अंत तक चलती रहती है। फ्रॉवेल के शब्दों में, तो फ्रॉवेल ने क्या कहा देखिएगा। उन्होंने बताया या फ्रॉवेल के शब्दों में कहें कि इस निराधारा ब्रह्म को मनुष्य क्रियाशीलता और उत्पादन करने वाला इसलिए है कि जिससे वह अपने जीवन को जीवित रख सके, भोजन पाकर के कपड़े और आवास ले सके। यह तो सहन किया जा सकता है किंतु इस भ्रम का प्रचार नहीं करना चाहिए, फ्रॉवेल साहब मानते थे। फ्रॉवेल मनुष्य को प्रकृति का या ईश्वर का वाहक मानता है, अर्थात ईश्वर के कार्यों का दूत या सेवक मात्र कौन है? एक मनुष्य है। मनुष्य क्या है? केवल ईश्वर के कार्यों का दूत या सेवक ही है। उसके बाद फ्रॉवेल के अनुसार शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य हैं देखिएगा। फ्रॉवेल के अनुसार जीवन की पूर्णता, संस्कृति की पूर्णता, बहुमुखी विकास एवं जीवन और प्रकृति के सभी अंगों में व्याप्त सामंजस्य का बोध कराना ही शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। फ्रॉवेल के अनुसार ईश्वर सभी प्राणियों में व्याप्त है, अतः ईश्वर का ज्ञान जो सभी प्राणियों में प्रविष्ट है वही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। चूँकि प्रकृति अथवा ईश्वर एकता के प्रतीक है, अतः इस एकता का ज्ञान कराना ही शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। तो बहुत सारे उद्देश्य उन्होंने ये बताए थे। उद्देश्य का दूसरा पक्ष बालक की संकल्प शक्ति को विकसित करने का भी होगा और संकल्प द्वारा चरित्र का गठन होता है। इसलिए विद्यालय शिक्षा का उद्देश्य संकल्प का विकास होना चाहिए। अतः फ्रॉवेल बालक की अंतः संकल्प शक्ति को विकसित करने के पक्ष में शिक्षा के उद्देश्य को मानते थे और वह चरित्र निर्माण को भी शिक्षा का उद्देश्य बहुत ज़्यादा मानते हैं। अब आगे है फ्रॉवेल की शिक्षण पद्धति। तो फ्रॉवेल की शिक्षण पद्धति कैसी है? फ्रॉवेल की शिक्षण पद्धति बालक के विकास की प्रक्रिया से संबद्ध है और शिक्षक को तो मात्र बालक को उत्तेजित करना होगा, केवल अधिगमकर्ता के रूप में शिक्षक होता है। उस पर दृष्टि रखनी है, उसका निरीक्षण करना है। छात्र स्वयं उत्तेजित होकर के स्वक्रिया करने लगेगा। उसके अनुसार बालक प्रकृति प्रेमी होते हैं
आत्म प्रेरित होते हैं और विकासशील भी होते हैं। अतः उन्हें उत्तेजित करने की आवश्यकता है। शिक्षण पद्धतियों के रूप में फ्रॉबेल ने 3 प्रकार की क्रियाओं का उल्लेख किया जो नीचे निम्नलिखित हैं। पहली है आवृत्ति आत्मक क्रिया। आवृत्ति आत्मक क्रिया, तो देखिएगा, यह क्रिया बालक के अवयवों का विकास करती है। ध्वनिपूर्ण क्रिया बालक की श्रवण इंद्रियों का विकास करती है। फ्रॉबेल शरीर की सभी इंद्रियों के विकास के पक्षधर है। दूसरी है वस्तुओं के प्रयोग द्वारा प्रशिक्षण प्रक्रिया। इसमें है कि फ्रॉबेल बालकों को वस्तुओं के प्रयोग द्वारा शिक्षण का समर्थक है। फ्रॉबेल के उपहार यानी जो गिफ्ट हैं बालकों के शिक्षण हेतु तीव्रतर स्थिति में ले जाते हैं और उपहारों का उपयोग ठीक समय तथा उपयुक्त परिस्थिति में होना चाहिए। अब वो 3 उपहार फ्रॉबेल की शिक्षण पद्धति में कौन कौन से हैं, तो पहला है गोला, दूसरा है घन और तीसरा है बेलनाकार, स्फीयर, क्यूब और सिलेंडर। फ्रॉबेल इन तीनों ही आकारों को सृष्टि का सृजन मानते हैं और गोले के रूप में फ्रॉबेल गेंद का प्रयोग करते हैं। वे गेंद को शिक्षण के लिए सर्वाधिक उत्तम मानते हैं। सबसे अच्छा माध्यम, रस्सी में लटका करके, रंग करके, ऊन तथा मखमल चढ़ा करके विभिन्न प्रकार से गेंद को उपयोगी अथवा आकर्षक बनाया जा सकता है। गेंद से विभिन्न प्रकार के उदाहरण दे करके शिक्षण कार्य कुशलता से हो सकता है। इस प्रकार ठोस गोलों, घनों और बेलनों आदि से विभिन्न प्रकार के बीजगणित, गणित अथवा रेखा गणित का शिक्षण बालकों को दिया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है बालकों के प्रिय व्यापार तथा कार्य द्वारा शिक्षण। फ्रॉबेल इसके अनुसार मानते हैं कि बालकों के रुचिपूर्ण व्यापार जैसे मिट्टी के मॉडल बनाना, कागज़ काटना, चित्र रंगना, बालू के घरौंदे बनाना, ड्राइंग बनाना, सिलाई करना, कताई बुनाई करना, हाथ के रोचक कार्य जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल वो मानते थे। बालकों के ये प्रिय व्यापार कार्य कहलाते हैं। ये प्रिय व्यापार तथा कार्य कहलाते हैं। इनसे बालक शीघ्र ही सीख जाते हैं। चौथे शिक्षण के माध्यम को मानते हैं वो खेल के द्वारा शिक्षण। फ्रॉबेल सभी खेलों को बालकों के शिक्षण हेतु सर्वाधिक प्रमुख मानता है। भाई खेल के द्वारा बच्चा बहुत ज़्यादा मात्रा में सीखता है। उसके अनुसार खेल एक आत्मिक प्रेरित क्रिया है। वह खेलों को विकास की दृष्टि से 3 काल में बांटता है। पहला है शैशवावस्था काल में, तो शैशवावस्था की खेल क्रियाओं में मात्र खेल आते हैं, माँ के साथ खेलता है। शिशु गीत आते हैं, श्रवण क्रिया आती हैं और दृष्टिपूर्ण क्रिया। दूसरी है बाल्यावस्था की क्रियाओं में संगीत आते हैं, बाल व्यापार आदि क्रियाएं आती हैं। और तीसरी है हमारी किशोर अवस्था की क्रियाओं में, तो किशोर अवस्था की क्रियाओं में आते हैं संकल्प दृढ़ता की क्रियाएं, सामाजिक क्रियाएं, सामूहिक क्रियाएं खेलकूद की हो सकती हैं, कहानी तथा कथाएं सुनाना या सुनना, प्रकृति का अध्ययन हेतु देशाटन तथा गणित व ज्योमेट्री ड्राइंग आदि की क्रियाएं सम्मिलित की गई हैं। अब फ्रॉबेल के पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग तो कौन कौन सा पाठ्यक्रम है उनके इस पद्धति के अंतर्गत देखिए। फ्रॉबेल के अनुसार सीखने में उत्पादन का तत्व होना चाहिए। वह सीखना निरर्थक है जिसमें उत्पादन नहीं होता। उसके अनुसार सीखने का अर्थ क्या होगा, ये चीज़ आप लोग याद रखें। आदतें सीखनी पड़ेंगी, दूसरी कौशल सीखना पड़ेगा और तीसरा आदर्श चरित्र भी होना चाहिए। उनके पाठ्यक्रम में ये चीज़ें सम्मिलित होनी चाहिए। सीखना अर्थात कुशल सीखना वह है जिसमें उत्पादन निहित हो। फ्रॉबेल का पाठ्यक्रम धर्म, प्राकृतिक विज्ञान, भाषा, गणित, कला तथा उद्यान विज्ञान, कृषि आदि से संबंधित है। फ्रॉबेल इन विषयों को शिक्षा में स्थान देने का पक्ष लेता है। प्रारंभिक कक्षाओं में वह संगीत को उपयोगी मानता है। पाठ्यक्रम में विषय के अतिरिक्त वे शारीरिक क्रिया को महत्व देते हैं। अब फ्रॉबेल के अनुसार अनुशासन क्या है, यह हमारा अंतिम टॉपिक है। डिसिप्लिन अकॉर्डिंग टू फ्रॉबेल। तो देखिए फ्रॉबेल दमनात्मक अनुशासन के विरोधी थे। भाई ऐसा नहीं हो कि बच्चे पे पूरी तरीके से ज़बरदस्ती फोर्स किया जाए, प्रेशर किया जाए। उसका विचार था कि आत्मक्रिया तथा आत्मनियंत्रण के द्वारा बालक में स्वयं ही अनुशासन में रहने की आदत पड़ जाएगी। उसके अनुसार बालक को यानी शिक्षक को बालक के साथ प्रेम और सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए तथा उसे क्रिया करने के लिए पूर्ण अवसर भी प्रदान करने चाहिए। तो दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो के अंतर्गत हमने फ्रॉबेल पद्धति
या किंडरगार्टन पद्धति के बारे में विस्तार से बताया। आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का हमारे और तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है खुराना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, ठीक है। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।